इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 के बारे में और ये चैप्टर बताएगा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो हम लोग के लिए एक नया टॉपिक आया, एक नया टर्म आया, एडोलेसेंस। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा, इस चैप्टर में बात किया जाएगा कि एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी जब आते हैं तो क्या क्या वो चेंजेस लाता है किसी भी बॉय या किसी भी गर्ल में। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे उस चेंजेस का फिज़िकल चेंज क्या होता है, इमोशनल चेंजेस के बारे में, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में पता करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि आपके जो ह्यूमंस का जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है लाइफ का, वो क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर किसी भी बेबी का, यानी कि जब कोई बच्चा होता है तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है ना। आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा वो चैप्टर पढ़ के। अब वो चैप्टर जानने के बाद एक चीज़ जान लो कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस तभी कर सकता है जब उसका एक सर्टन एज हो जाता है। तो आप लोग अभी जिस एज में हो उसको हम लोग एडोलेसेंस वाला एज बोलते हैं, उसको हम लोग एडोलेसेंट बोलते हैं। चैप्टर 9 में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। मेल में कौन कौन सा था, है ना, टेस्टिस, स्पर्म वगैरह पढ़े। फीमेल में एग, ओवेरी वगैरह पढ़े, ओव्यूल्स वगैरह पढ़े, है ना। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे एक बात नोट कर लो, एक बात जान लो कि ये सब चीज़ें जो आती हैं किसी भी बच्चे के शरीर में या किसी भी ह्यूमन के शरीर में, वो हॉर्मोन्स के कारण आता है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स क्या करता है, हमारा जो ह्यूमन का जो लाइफ है उसमें बच्चे से वो वयस्क बन जाते हैं, यानी कि चाइल्ड से वो एडल्ट बन जाते हैं, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस होता है। तो इसी चीज़ को लेके एडोलेसेंस और प्यूबर्टी भी आता है। अब देखो, आप लोग क्लास 8 में पढ़ते हो। आई होप कि आप लोगों का एज 13, 14, 15 ईयर्स होगा, है ना। किसी किसी का 12 ईयर्स भी हो सकता है। तो इस एज में आप लोगों ने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, है ना, बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा। उसके बाद आपने अगर आप खुद गौर कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि जो लड़कियां हैं खास करके, उनका हाइट रिमार्केबली बढ़ जाता है ना। लड़कों का भी हाइट बढ़ता है, बट लड़कियों का बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जा रहा है। आपका जो फेस है वो चेंज हो रहा है, किसी किसी को पिंपल्स आता होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस एज में होती हैं। ठीक है, तो दरअसल होता क्या है, जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे कि जब आप अपना अपना बच्चे का मतलब अपने बचपन का जब आप फ़ोटो देखोगे तो देखोगे कि आप बहुत छोटे थे, बट अभी आप बहुत बड़े हो गए, है ना। तो ये आपका जो हाइट है वो डे 1 से बढ़ रहा है, जब से आप जन्म लिए हो तब से, लेकिन 10-11 साल क्रॉस करने के बाद अचानक से हाइट जो है वो बढ़ जाता है। खास करके लड़कियों में तो बहुत जल्दी बढ़ता है, यानी कि 10-11 ईयर्स के बाद लड़कियों में काफ़ी तेज़ी से हाइट बढ़ता है, और लड़कों में भी बढ़ता है, बट वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, काफ़ी सारे आपका जो बॉडी है उसमें चेंजेस आ रहा होगा। आपका जो वॉइस है, जो आप बोलते हैं, वो उसका तरीका बदल गया होगा। शायद आपके कोई घर में भैया होंगे या नेबर होगा, या आपकी माँ या आपके पापा बोलते होंगे कि अब बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप अब बच्चे नहीं रहे, बल्कि आप एक नौजवान बनने की तरफ अग्रसर हो, यानी कि आप नौजवान बन रहे हो। अब आप अपने आप को बच्चा नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चा मतलब जिसको कुछ सूझबूझ नहीं होता है ना, जिसका जिसका जो फेस है वो अलग चेंजेस नहीं होते हैं, उसमें हाइट में चेंजेस नहीं होते, तो वो बच्चा होगा। बट अब आप बच्चे नहीं रहे, बल्कि एक एडल्ट बनने की तरह आगे बढ़ रहे हो। अब ये जो पीरियड होता है, यानी कि ये जो 12 से 20 ईयर्स ले लो आप, ठीक है, 12 से 20 ईयर्स, ये 8 ईयर्स का जो पीरियड होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पीरियड होता है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल पीरियड होता है। इसमें इस पीरियड में खास करके 12 साल से लेके 17 साल तक में ले लो। ठीक है, इस पीरियड में ना आप बच्चे हो, ना आप एडल्ट बन चुके हो, ना तो आप बच्चे हो, ना ही आप नौजवान हो, आप बीच में हो। ठीक है, अब इसी बीच वाले एज का नाम दिया गया है एडोलेसेंस। ठीक है, देखो, ये ऐसा पीरियड, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। यानी कि ऐसा पीरियड ऑफ लाइफ
लाइफ का एक ऐसा फेज़ जिसमें आपका बॉडी में काफ़ी सारा चेंजेस हो रहा है, आप में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटीज़ आ रही है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कैसे आ रही है। तो ये जो पीरियड है जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ रहा है, इसको बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस 11 साल की उम्र में स्टार्ट होता है और 18 या 19 साल तक चलता है। इसको हम लोग टीन्स भी बोलते हैं, यानी कि 13 से लेके 19 तक। तो टीन है ना, 13 से लेके 19 तक, तो इसको टीन्स को बोलते हैं। और जो इस एज में रहता है उसको बोलते हैं टीनेजर्स। तो इसलिए एडोलेसेंट को हम लोग टीनेजर्स भी बोल सकते हैं। अब लड़कियों में जो एडोलेसेंस है, यानी कि जो टीनेजर वाला सिचुएशन है, वो 1 साल पहले स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे मान लो कि लड़कियों में 11 साल में ही जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, बट लड़कों में 12 साल 13 साल में आना स्टार्ट होता है। लड़कियों में 11-12 साल में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि लड़कियों में 1 साल पहले ही एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है लड़कों के मुकाबले में। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। जैसे कि मान लो कि आपका जो फ्रेंड है उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी 13 ईयर्स में आ रहा है और आप में हो सकता है 12 ईयर में आ जाए, तो ये चेंजेस हो सकता है, ठीक है। अब ह्यूमन का जो बॉडी है, यानी कि जो आपका बॉडी है वो उसमें काफ़ी सारे चेंज होंगे, और ये जो चेंज होगा इसको हम लोग बोलेंगे प्यूबर्टी का आना, ठीक है। इसमें प्यूबर्टी का आना, और इसमें सबसे बड़ा चेंज होगा लड़कों और लड़कियों में कि उसका जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बन जाएगा, यानी कि अब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। प्यूबर्टी तब होता है जब एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है। यानी प्यूबर्टी मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग से लेकर के जब आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंचते हो तो उस वाले सिचुएशन को हम लोग प्यूबर्टी बोलेंगे। जब आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाओगे तो उसको हम लोग प्यूबर्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि उस प्यूबर्टी में, यानी कि जब तक आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंचते हो, यानी कि 18-19 साल तक पहुंचते हो, तब तक आप में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपका हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका हाइट बढ़ जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप डे 1 से बढ़ते हो, बड़ा होते हो, लंबे होते हो, बट अचानक से 11-12 साल के बाद आपका जो है हाइट वो बढ़ जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक लड़का है तो वो 11 साल तक अपने जीवन में जितना लंबा होगा, मान लेते हैं कि 25 साल की उम्र में उसका हाइट 6 फीट होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा लंबा वो नहीं हो सकता। तो 11 साल की उम्र तक वो लगभग 5 फीट हो चुका है, ठीक है। 5 फीट का वो 11 साल की उम्र तक में ही हो जाएगा। वहीं एक लड़की 11 साल की उम्र में अगर उसका हाइट 6 फीट ही है, मतलब उसका मैक्सिमम हाइट अगर 6 फीट होगा, तो कोई लड़की 11 साल की उम्र में, नॉर्मली बता रहे हैं, 11 साल की उम्र में वो लगभग 6.25 फीट या फिर 5 फीट एंड 5 इंच तक हो जाएगी, यानी कि वो लड़के से बड़े हो जाएंगे। इसलिए बहुत बार आप देखो जब बच्चा होता है ना, कोई लड़की और कोई लड़का सेम एज का अगर रहेगा, खास करके 11, 12, 13 साल का, तो आप देखोगे कि जो लड़की है, ठीक है, कि जो लड़की है वो काफ़ी बड़ी है लड़का से। अगर काफ़ी नहीं, ये मान लो ये अगर बॉय है, ये अगर गर्ल है, तो ये गर्ल लंबी होगी, है ना, बॉय से। इसलिए देखना आप अगर भाई बहन आपका कोई होगा, खास करके अगर लड़के का बहन होगी, तो आप चेक करना कि आपकी बहन आपसे काफ़ी लंबी होगी, ठीक है, अगर वो उसी एज की है तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी लड़कियां जो है जल्दी बढ़ती है। अब आप एग्जांपल के तौर पे देखो, 11 साल की उम्र में बॉयज़ मात्र 81% बढ़ा है, ठीक है, 81% ऑफ टोटल इन हाइट, और गर्ल्स जो है 88% हो गए। वहीं पर जब आप देखोगे कि 14 ईयर्स में भी लड़कियां ज़्यादा लंबी होगी लड़कों के मुकाबले, लेकिन जैसे जैसे 17 ईयर्स 18 ईयर्स तक आओगे, आप 16 ईयर्स तक आओगे, तो लड़के लोग ओवरटेक कर लेंगे लड़कियां को, क्योंकि लड़कियों का जो एवरेज हाइट होता है वो लगभग 5 फीट होता है और लड़कों का एवरेज हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच होता है, ठीक है। और जब ये 16-17 साल तक आ गया तो ये 5 फीट 5 इंच के आसपास आ गया, और लड़कियां तो 5 फीट ही रहेंगी। तो इसलिए लड़का जो है वो उसको कवर कर लेता है, ठीक है, उसको उसका हाइट को वो कवर कर लेता है। अब आपको अगर चेक करना है कि आपका कितना परसेंट हाइट हुआ है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि आप देखो आपका प्रेजेंट हाइट क्या है, जो भी आपका हाइट होगा वो, और आप कितने हाइट तक उस एज में हो सकते हो, ठीक है। फुल हाइट में कितने एज तक हो, मतलब कि उस एज में कितना हाइट तक हो सकते हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा 9 साल का है और वो 120 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है। अब
ये कैसे पता कर सकते हैं कि वो मतलब वो अपने जीवन में कितना लंबा होगा? तो पहले अभी इसका हाइट कितना है? 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट कितना परसेंट हुआ है? 12, अब 9 साल में हम लोग देखें अगर, तो यहाँ से तो लड़के का 9 साल में 75%। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेंगे, 75% इंटू 100, तो 160 सेंटीमीटर तक वो लंबा होगा। कभी कभी क्या होगा, एडोलेसेंस वाले एज में आपको लगेगा कि आपका हाथ या आपका पैर बहुत लंबा हो गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे 12-13 साल के लड़के या लड़कियों की को लगेगा कि उसका हाथ या पैर काफ़ी लंबा हो गया, उसके बॉडी के हिसाब से आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। बट जब तक आप 18 ईयर्स तक आओगे, यानी कि 4-5 साल के बाद, आपका हाथ, आपका पैर, आपका फेस, आपका बॉडी वो कैचअप कर लेगा पूरा, ठीक है। और एक बात और कि जो आपके माँ और पापा का जो भी हाइट होगा ना, आपका भी ऑलमोस्ट उसी का एवरेज में हाइट होने वाला है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगे और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगे, अगर आपके पापा और मम्मा बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है तो, यानी कि हाइट में छोटे नहीं हैं तो। ये इसलिए होता है क्योंकि माँ और बाप के जीन पर ही उसके बच्चों का हाइट डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपका जो एज है उसमें आपको खाना अच्छा खाना चाहिए, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल होगा, बट उसको अच्छी तरीके से रखना चाहिए और अपना बॉडी पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसमें मसल्स बनाना चाहिए और अच्छी तरीके से उसको खा पी के अच्छी तरीके से एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं बॉडी शेप में क्या होता है। पहले हम लोग जान गए हाइट कितना बढ़ता है, अब हम लोग जानते हैं बॉडी में क्या होता है। तो सबसे पहले बॉडी में ये होगा कि आपका जो खास करके लड़कों का जो शोल्डर है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, है ना। लड़कियों के मुकाबले लड़कों का शोल्डर ज़्यादा चौड़ा होगा। वहीं लड़कियों का हिप, ये वाला रीजन, जैसे कि ये अगर लड़की है, ठीक है, तो ये वाला रीजन जो उसका हिप वाला रीजन है, वो उसका मतलब पेट वाला हिप वाला जो रीजन है वो उसका वाइड हो जाएगा, उसका चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये लड़कियों में होगा। लड़कों में मसल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लड़कियों में मसल्स नहीं बनेगा उतना ज़्यादा जितना लड़कों में बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों में एडोलेसेंट वाले एज में जो चेंजेस होते हैं बॉडी में वो काफ़ी अलग अलग होता है। अब हम लोग जानते हैं वॉइस चेंज के बारे में। तो देखो, अब आप जब जूनियर थे, यानी कि जब आप 4-5 क्लास में पढ़ते थे, तो आपका जो आवाज़ था वो बहुत प्यारा था, वो बहुत बच्चों के जैसा था। लेकिन जब अब आप बोलते हो 8 क्लास या 9 क्लास में आप हो, तो अगर आप अच्छी तरीके से बोलते हो, अगर अभी आप नहीं बोलो तो 1 साल के बाद जब आप बोलोगे ना, तो आपका आवाज़ जो वो फटा लगेगा, है ना। लगेगा कि आपका जो आवाज़ है वो फट गया है, ठीक है। तो होता दरअसल ये है कि प्यूबर्टी में वॉइस बॉक्स और या फिर लाइनेक्स, उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स या लाइनेक्स, वो बनना स्टार्ट हो जाता है और इसलिए आपका जो आवाज़ है वो डीप हो जाता है, ठीक है। लड़कों का जो आवाज़ है वो भारी हो जाता है और इसलिए जब आप देखोगे अपना नेक देखो, गर्दन देखोगे, तो ये निकला हुआ होगा। खास करके ये लड़कों में होता है, ये लड़कों में ही होता है, लड़कियों में ये नहीं होता, ये ऐसा निकला होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एडम्स एप्पल। सब लड़कों का निकलता है, किसी किसी का प्रोमिनेंट हो जाता है, किसी किसी का अच्छी तरीके से दिखता है, किसी किसी का अच्छी तरीके से नहीं दिखता है। और जब ये बन जाएगा ना, तो ये बनने के बाद आपका लड़कों का जो मैं बता रहा हूँ लड़कों का, कि लड़कों का जो आवाज़ है वो बहुत भारी हो जाएगा और लगेगा ऐसे फटा है, ठीक है। वहीं लड़कियों में क्या होगा, लड़कियों में ये चीज़ नहीं होगा, मतलब ये जो एडम एप्पल है ये नहीं निकलेगा, बट लड़कियों का जो आवाज़ है वो हाई पिच हो जाएगा, यानी कि मतलब बहुत श्रिल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। लगेगा एकदम कान में घुस रहा डायरेक्ट, ठीक है, मतलब बहुत श्रिल टाइप का हो जाएगा और हाई पिच्ड हो जाएगा। लड़कों में मसल्स जैसे ये वाला एडम्स एप्पल है, यहाँ पे किसी किसी का देखोगे बहुत कम होता है, लेकिन होता है। ये इस एरिया में मसल्स बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। और उन लोगों का जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम कड़वा टाइप का हो जाता है, ठीक है। ये कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए रहता है, उसके बाद फिर जो आवाज़ है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब प्यूबर्टी वाले एज में आपको काफ़ी सारे पसीने आएंगे और आपका बॉडी से सीबेसियस ग्लैंड से, और जिसको ऑयल ग्लैंड कहते हैं, वो इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि आपका पसीना निकलेगा काफ़ी और ऑयल भी आएगा, ठीक है। इसलिए अब आप जब देखोगे ऐड कभी देखोगे ना टीवी पे, तो देखना वहाँ पे बताया जाता है कि फेस वॉश, ठीक है, ऐसा रहेगा फेस वॉश, इससे आप अपना ऑयल को साफ़ करो,
ठीक है, ऑयल आप क्लियर कर सकते हो, ऑयल को हटा सकते हो। तो ये वाला चीज़ जो है बच्चों में नहीं होता है, लेकिन बड़ों में होना शुरू हो जाता है। चूँकि अब आप प्यूबर्टी वाले एज में हैं, तो आप अब बड़े बन रहे हैं, अब आप एडल्ट बन रहे हैं, इसलिए आपका स्वेट ग्लैंड्स होगा, सीबेसियस ग्लैंड निकलेगा, उससे ऑयल ग्लैंड्स होगा, यानी कि अब आपका जो फेस वगैरह है उस पे ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को एक्ने होगा, एक्ने के लिए पिंपल्स होगा, यानी कि दाग धब्बा होगा फेस पे, है ना। क्या बोले उसको, फुंसी टाइप का होगा। ये सब करने के लिए बहुत सारा फेस वॉश आता है, बट ये सब अभी आप मत लगाना, नॉर्मल रहना। और अगर पिंपल वगैरह आएगा तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, घर में माँ बाप से सलाह ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें होंगी, मैं अभी बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होंगी। बहुत कम कम लोग होते हैं जिसको कि पिंपल्स नहीं आता, बट एक्ने सबको आता है, ठीक है, लगभग सबको आता है एक्ने, यानी कि दाग धब्बा, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन का बात करते हैं। तो हाँ, 9.1 और 9.3 जो पिछला चैप्टर था, हम लोगों ने उसमें देखा कि क्या होता है लड़कों में, ये जो आपका टेस्टिस है उसमें स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, लड़कियों में एग बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्म बनता है, लड़कियों में एग बनना, ओवरीज बनना स्टार्ट हो जाता है, एग बनना स्टार्ट हो जाता है, और ओवरीज से मैच्योर एग भी बनता है। यही कारण है कि जब इस एज में, यानी कि 12, 13, 14 वाले एज में जब कभी भी इंटरकोर्स होगा, यानी कि जब कभी भी मेल और फीमेल में, खास करके ह्यूमन का बता रहे हैं, इसमें जब कभी भी सेक्स होगा तो उससे रिप्रोडक्शन होने का खतरा हो सकता है। यानी कि क्या होगा, ये एग जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ कर जाएगा, और फर्टिलाइज़ करने के बाद फीटस बन सकता है, फीटस बनेगा तो रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, उसका खतरा यहाँ पर बना रहता है। तो अब हम लोग प्यूबर्टी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एडोलेसेंस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ये होता है कि लड़कों और लड़कियों में चेंज हो जाता है सोचने का तरीका, ठीक है। वे ऑफ थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। यहाँ पे मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी देखने को मिलता है। क्यों? अब देखो कैसे, क्यों छोड़ो, कैसे देखो। लड़का लोग को अब जब आप बोलोगे कि ठीक है ये काम कर दो, या फिर आप ये काम प्लीज़ कर दो, तो वो बोलेगा कि नहीं 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 हम खुद कर लेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि वो अपने आप पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो अपने आप पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। उसमें एक सेंस ऑफ ये आ जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, ठीक है, कि अब हमको ये करना है, ठीक है। ये अपने साथ में सोचते हैं कि अब हमको आगे क्या करना चाहिए, हम लोग कैसे 10 क्लास पास कर सकते हैं, 12 क्लास पास कर सकते हैं, या फिर हम करियर में क्या कर सकते हैं, यार मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या होगा, या गर्ल जो है वो सोचेगी मेरा बॉयफ्रेंड के साथ में क्या होगा। ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वो जो है अपने में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कई बार जो एडोलेसेंट है वो इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि उसका जो बॉडी है और जो उसका माइंड है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो सब भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो हम लोगों ने देखा कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, हाइट में कैसे चेंज होता है, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल कैसे चेंजेस आते हैं। अब हम लोग जानते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो चैप्टर 9 में हम लोगों ने पढ़ा था टेस्टिस और ओवेरी के बारे में। अब टेस्टिस जो है वो गैमेट से बनता है, और ये जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स और ओवेरीज का ओवा, ठीक है। ओवेरीज यानी कि प्लूरल हो गया, ओवा यानी कि सिंगुलर हो गया। अब गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होगा, तो गर्ल्स में जो ब्रेस्ट है, यानी कि जो चेस्ट वाला एरिया है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा प्यूबर्टी में, ठीक है। और लड़कों में क्या होगा, फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मूस्टाश और बियर्ड, मूंछ और दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें किसी भी मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि फीमेल में दाढ़ी मूंछ तो नहीं आएगा, लेकिन लड़कों में दाढ़ी मूंछ आएगा। तो इसका मतलब हम लोग गर्ल और बॉय में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। बॉयज़ में चेस्ट में, छाती में बाल आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लड़कों और लड़कियों दोनों में आर्म्स के अंदर, यानी कि जो आपका एरिया है एकदम आर्म के नीचे में, चेस्ट, शोल्डर और आर्म के नीचे वाला एरिया में, वहाँ पर हेयर आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। प्यूबिक रीजन में इसको बोलते हैं। प्यूबिक रीजन में आपका हेयर आएगा, बाल आएगा, थाइस के बीच में बाल आएगा, ठीक है। लड़कों और लड़कियों दोनों में आएगा। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि हार्मोन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ये सब हार्मोन्स जो है कंट्रोल करता है।
हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपके बॉडी में होता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट करता है। मेल हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस से निकलता है, और जब टेस्टोस्टेरोन निकलना स्टार्ट हो जाएगा टेस्टिस से तो ये बताएगा कि लड़कों में प्यूबर्टी आ चुकी है। ये लड़कों में काफ़ी कुछ चेंजेस आएगा, जैसे हमने बात किया कि उसका वॉइस चेंज होगा, हाइट चेंज होगा, शोल्डर बढ़ जाएगा, है ना। फिर आपका फेस में चेंजेस आएंगे, आपका मुस्टाश बनेगा, बियर्ड बनेगा। ठीक है, अब लड़कियों में जब प्यूबर्टी आएगा तो उसमें क्या होगा, एग बनना स्टार्ट हो जाएगा, ओवेरीज में एग बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे जो फीमेल है उसका ब्रेस्ट डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फीमेल में एस्ट्रोजन सिक्रीट किया जा रहा है। उसके बाद ब्रेस्ट के अंदर मिल्क आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूध आना स्टार्ट हो जाएगा, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड के कारण वहाँ पे ब्रेस्ट में मिल्क आना, दूध आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो सेक्सुअल हार्मोन्स था हम लोगों ने पढ़ा, ये सब कंट्रोल किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, एक और ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड से। हार्मोन एस्ट्रोजन जो है वो ये सब कंट्रोल किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकला, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन निकला, वो ब्लड से होते हुए टारगेट साइट पे चला गया। एग्जांपल हम लोग का मुस्टाश करना है तो वो चिक के पास चला जाएगा। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से होते हुए, और ये सब चीज़ें फिर हम लोगों का मूंछ आ जाएगा, लड़कों में मूंछ आ जाएगा, लड़कियों में ब्रेस्ट बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। जैसे ये देखो, ये वाला बहुत अच्छा, जैसे कि हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट हुआ और टेस्टिस में गया, और ये ओवेरीज में गया पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होकर के। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम से पहुंच गया, ब्लड स्ट्रीम से टारगेट साइट पर गया, और टारगेट साइट पर जाने के बाद वो वहाँ पर चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो, पहेली और बूझो का एक सवाल है। पहेली और बूझो ने कहा ठीक है, हम लोग समझ गए कि प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो रिप्रोडक्टिव पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है। रिप्रोडक्टिव पीरियड यानी कि लड़के और लड़कियां जो है वो रिप्रोडक्शन करने में अब वो कैपेबल हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो हमेशा चलते रहता है या कभी ख़त्म होता है? तो उसका जवाब यहाँ पर है, ह्यूमन का एक रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है। देखो क्या होता है कि फीमेल में, लड़कियों में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी नॉर्मली 10 से 12 साल में लड़कियों में स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो लड़की है यानी कि जो फीमेल है, फीमेल में 10 से 12 साल के एज से लेकर के 45 से 50 साल तक वो रिप्रोडक्शन कर सकती है नॉर्मली। ठीक है, जनरली इसको बोल सकते हैं। कोई कोई फीमेल ऐसा होता है जिसमें कि 13 ईयर से स्टार्ट होगा या फिर 12 ईयर से स्टार्ट होगा, बट वो 50-55 ईयर्स तक वो रिप्रोडक्शन उसका हो सकता है। ठीक है, ऐसा केसेस है, बट ये बहुत कम है। तो होता दरअसल ये है कि ओवा जो है उसका वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है जैसे प्यूबर्टी आती है, और हर 28 से 30 दिन में एक वन ओवम जो है वो मैच्योर होता है, और ओवेरीज वहाँ से एक निकलता है हर 28 से 30 दिन में। और जब ये फर्टिलाइज़ करेगा तो वहाँ पर फ्यूटस बनेगा, प्रेगनेंसी होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी होगा, फ्यूटस बनेगा, फिर वहाँ पर रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, अब मान लो कि हर 28 दिन में एक प्यूबा बनेगा। अब मान लो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि वहाँ स्पर्म नहीं गया, वहाँ प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो वो जो एग था, मतलब फीमेल का जो एग था, वो यूट्रस से होते हुए ब्लड के थ्रू वो निकल जाएगा। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और इसी के कारण जो ओवा निकलता है, इसी के कारण हर महीने लगभग हर महीने वुमेन को ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग को ही हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन जैसे मैंने बताया हर महीने लगभग होता है। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा तो उसको बोलते हैं मिनार्क, और जब आखिरी मेंस्ट्रुएशन होगा तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज होने के बाद जो फीमेल है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, खास करके मेंटल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है। यानी कि अगर किसी महिलाओं में क्या होता है कि हार्मोन्स बहुत कम होते हैं, तो उसमें ओवा जो है वो नहीं डेवलप हो पाता है, इसलिए वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग मेल का बात करें तो मेल लगभग
14-15 ईयर्स से लेकर के वो लगभग 70 ईयर्स तक फर्टिलिटी के लिए अवेलेबल रहता है। 70-75 ईयर्स तक, जब तक वो फिज़िकली एक्टिव है तब तक उसके पास स्पर्म बनेगा और वो स्पर्म जो है आखिर में जाके फर्टिलाइज होके वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकता है लड़कियों में उसके स्पर्म के थ्रू। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। मान लो कि कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो बॉय है या फिर वो गर्ल है। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 8 में सेल में जब पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, वो क्रोमोसोम कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एकदम पतला पतला स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। तो 2 क्रोमोसोम होता है और उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। वैसे तो इंसान में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर यानी कि टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम होता है। उसमें से 22 पेयर जो है हमारे कोई काम का नहीं है, मतलब सेक्सुअल मतलब कि बॉय या गर्ल के डिटर्मिनेशन के लिए कोई काम का नहीं है। बाकी बच्चा 1 पेयर, ठीक है, इनफैक्ट 2 क्रोमोसोम यानी कि 1 पेयर। ये 1 पेयर जो क्रोमोसोम है इसको हम लोग बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। ये होता है, इसको हम लोग नाम दे दिए हैं एक्स और वाई। फीमेल में 2 एक्स होता है, वहीं मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है, अब मान लो कि फीमेल में हमेशा एक्स रहेगा और मेल में जो स्पर्म है उसमें एक एक्स रहता है, एक वाई रहता है। ठीक है, अब मान लो मेल का जो एक्स था वो चला गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स एक्स बन जाएगा। जब एक्स एक्स बना तो ये हो जाएगा फीमेल। ठीक है, अब मान लो कि फिर से मान लेते हैं कि जो लड़के का स्पर्म था, ठीक है, जो मेल का स्पर्म था वो वाई चला गया, उससे वाई क्रोमोसोम चला गया, फर्टिलाइजेशन हुआ। फीमेल के पास तो एक्स ही था और मेल के पास वाई था, तो बन जाएगा एक्स वाई। जैसे ही एक्स वाई क्रोमोसोम बना तो ये बन गया बॉय। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बॉय और गर्ल के बारे में डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। देखो, एग में हमेशा एक्स एक्स रहेगा, ठीक है, स्पर्म में एक रहेगा एक्स, एक रहेगा वाई। जब वाई आ गया तो बन गया एक्स वाई और ये बन जाएगा लड़का। जब एक्स आया तो बन गया एक्स एक्स, तो ये रहेगा ही लड़की। समझ में आया बात। अब ये बात भी ध्यान में रख लो कि कभी भी किसी भी प्रेग्नेंट औरत का पेट में बॉय है या गर्ल है, कौन बच्चा लड़का है या लड़की है, ये जानना बिल्कुल ही गलत है, ये लीगल नहीं है। ठीक है, ये इल्लीगल है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हार्मोन के अलावा और सेक्स हार्मोन के अलावा और कौन कौन से हार्मोन्स हमारे बॉडी में रहते हैं। तो यहाँ से आप देखो, हमारे ब्रेन के आसपास रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कंठ के पास रहता है थायराइड ग्लैंड, पेट के पास रहता है एड्रिनल ग्लैंड और ये पैनक्रियाज। ठीक है, आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, अच्छी तरीके से उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रहता है फीमेल में सिर्फ ओवेरी और सिर्फ मेल में रहेगा टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस से निकलता है आपका स्पर्म वगैरह। अब देखो, बूझो और पहेली एक बार अपनी चाची के यहाँ गई थी, उसकी ऑन्ट के यहाँ, जो कि एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक काका आए थे और काका का जो कंठ है वो बहुत भारी था, बहुत लंबा, बॉल बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ था। तो ऑन्ट ने उनको बताया कि काका को गोइट्री हो गया है। गोइट्री कैसे होता है, आयोडीन का डिफिशियंसी कारण, और ये थायराइड ग्लैंड का एक डिजीज़ है। तो काका का जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनका जो है वो कंठ बाहर निकल गया है और वो उनको परेशानी हो रही है। कोई कोई आदमी होता है इसके पास डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ इसलिए होता है क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन अच्छी तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनको डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स लोग एड्रेलिन भी प्रोड्यूस करते हैं। एड्रेलिन जब होता है, जब एड्रेलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें एक आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, एम्बैरस हो जाएगा या वरी हो जाएगा, तब मतलब बहुत ज़्यादा वो वरीड हो जाएगा, तब वहाँ पे एड्रेलिन प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन के कारण ही कोई इंसान बड़ा होता है। जैसे जैसे ग्रोथ हार्मोन निकलेगा वो इंसान बड़ा होते जाएगा, हाइट में, किसी तरह बॉडी मास में, इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हार्मोन्स का रोल क्या है इंसेक्ट और फ्रॉग के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक
कैटरपिलर एडल्ट मॉथ बनता है, मेटामॉर्फिस दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा जो फ्रॉग है वो कैसे बड़ा होता है ना। तो जो इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है वो कंट्रोल किया जाता है इंसेक्ट हार्मोन के थ्रू, ठीक है। एक फ्रॉग में थायरॉक्सिन आपका हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन थायराइड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। थायरॉक्सिन जब प्रोडक्शन होता है तो वो वाटर में आयोडीन के कारण हो सकता है, यानी कि जब वाटर में आयोडीन होगा तभी थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। और इस प्रकार से टेडपोल्स उसमें बड़ा होते हैं और एक फ्रॉग का लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं इंसान में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो ये जो आपका एज है प्यूबर्टी वाला एज, इसमें आपको अच्छी तरीके से खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना मत खाना, नॉर्मल खाना खाना, हेल्दी रहना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एडोलेसेंट अच्छी तरीके से निकल जाएगा। पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखना और फिजिकल एक्सरसाइज करना, ठीक है। अब एक एडोलेसेंट को क्या खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, इसलिए आपको एक अच्छी तरीके से डाइट खाना चाहिए जो कि वेल वर्स्ड हो, यानी कि हर तरह से वो आपको प्रोटीन दे, फैट दे, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स दे, विटामिन्स दे, ये सब चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारा जो इंडियन मील है, जो हमारा इंडियन खाना है, जैसे कि दाल चावल, है ना, रोटी, ये सब खाना बहुत सही रहेगा। वेजिटेबल्स, ये सब खाना बहुत अच्छा रहेगा। मिल्क खाना अच्छा रहेगा, मीट खाना अच्छा रहेगा, फ्रूट्स खाना अच्छा रहेगा। और जो जैसे छोटे बच्चों के लिए जो उसकी माँ का दूध होता है वो उसको हर चीज़, हर नरिशमेंट देता है, उसी प्रकार से आपको हर तरीके से नरिशमेंट आपको चाहिए। साथ ही साथ आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, है ना, ये इस तरह का वेजिटेबल्स। साथ ही साथ आप गुड़ खा सकते हो, मीट खा सकते हो, आंवला खा सकते हो, ये सब चीज़ खा सकते हो आप। अच्छा, दूसरी बात, जो मार्केट में मिलता है एनर्जी ड्रिंक, है ना, जो मार्केट में चिप्स मिलता है, ये सब नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि खाने में तो बहुत मज़ा आएगा लेकिन इसका नुकसान बहुत है। नंबर 1, इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है। दूसरा, ये प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस्ड मिल्क ऑयल का बनता है, इसलिए ये आपको लॉन्ग टर्म में हानि कर सकता है ना, इसमें नुकसान है, ज़्यादा फ़ायदा कोई है नहीं। अब पर्सनल हाइजीन पे कैसे ध्यान रखो, तो डेली नहाना अच्छी तरीके से, है ना, बॉडी में साबुन लगाना, सोप लगाना, अपना कपड़ा वगैरह वगैरह धोना, है ना, अपना जूता वगैरह अच्छी तरीके से सही रखना, परफ्यूम वगैरह लगाना, ये सब चीज़ें आप रख सकते हो। अब लड़कों में तो ठीक है लेकिन लड़कियों को स्पेशल केयर रखना चाहिए, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हर महीने उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलता है जिससे कि वो ब्लड निकलता है। अब ब्लड निकलने के लिए लड़कियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट उसके लिए लड़कियों को तैयार रहना चाहिए। और वहाँ पे आप सैनिटरी नैपकिन लगा सकते हो उस एरिया में, है ना, होममेड पैड लगा सकते हो। हर 4-5 घंटे में वो पैड को आप चेंज कर सकते हो या आपको जैसे लगे। आजकल तो बहुत सारा स्टे फ्री वगैरह आ चुका है ना, तो आप ये सब भी लगा सकते हो। अब फिजिकल एक्सरसाइज का बात करें तो हर लड़के और लड़कियों को चलना चाहिए, खुली हवा में चलना चाहिए, थोड़ा बहुत दौड़ सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना, और अच्छी तरीके से फ्रेश एयर में घूम सकते हो, अपने बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हो। ये जो आपका एज है एडोलेसेंस एज, यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्टिविटी आपके बॉडी में होगा, आपका माइंड में होगा, इसलिए आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न लगेगा, इनसिक्योरिटी लगेगी, ये सब चीज़ भी आपके साथ में होगा जो आपके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन कभी कभी आपका कोई दोस्त होगा या कोई बिगड़ा हुआ बच्चा होगा जो आपको बोलेगा कि भाई ड्रग्स करके देखो, इसमें बहुत ज़्यादा नशे हैं, इसमें आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा, मतलब कुछ भी आपको दुनिया धरती का सेंस नहीं रहेगा, आप मज़े में रहोगे। लेकिन ये बिल्कुल भी न मत करना, ड्रग्स को कभी हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि ड्रग्स एडिक्टिव होता है, ड्रग्स का बहुत ज़्यादा नुकसान है बच्चों, बहुत ज़्यादा नुकसान है। ड्रग्स अगर करोगे तो अभी आपको मज़ा आएगा, बट आने वाले समय में आपके लिए, आपके फैमिली वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, आपका हेल्थ ख़राब कर सकता है, आपका बॉडी को हार्म कर सकता है। अब दूसरी बात है एड्स के बारे में, HIV एड्स के बारे में। इसमें क्या होता है, जब आप इस एज में हो, एडोलेसेंट एज में हो, तो आपको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपको सेक्स करने का मन करेगा, ठीक है। इसलिए आप चाहोगे कि ऐसे लोगों के साथ में भी आप कुछ करो जो कि जिसके पास HIV एड्स हो, यानी कि वो एड्स पॉजिटिव हो, ठीक है। तो एड्स पॉजिटिव हो सकता है वो। अब एड्स पॉजिटिव जो होगा, जैसे ही आप उसके साथ कांटेक्ट में आओगे तो आपको भी वो हो सकता है, इसलिए आप ये इस बात पर ध्यान रखना, ठीक है। अब जिस भी व्यक्ति के पास एड्स है वो आपको
एड्स शेयर कर सकता है सिरिंज के साथ, जैसे जो आपका इंजेक्शन लगता है ना वो वाला के साथ, या आप कभी भी आप जो इन्फेंट है वो अगर अपनी माँ का दूध पी लिया तो उससे आ सकता है। तो इस प्रकार से HIV एड्स का ध्यान रखना थोड़ा बहुत। अब लड़कियों के लिए एक बात, और खास लड़कों के लिए भी, बट लड़कियों के लिए ज़्यादा करके, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के बारे में। देखो, लड़कियों का एज होता है मैरी करने का 18 साल, लड़कों का होता है 21 साल। इससे पहले अगर लड़कियां जो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है या वो कभी बर्थ दे देती है किसी बच्चे को, तो इस पीरियड में वो लड़कियां मन से मैच्योरिटी के साथ मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होता है किसी भी बच्चे को पालने के लिए, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट अ गुड एज टू गिव बर्थ, ठीक है, क्योंकि इस एज में लड़कियां लोग जो है मेंटली अवेलेबल नहीं होती है, रेडी नहीं होती है बच्चे को पालने के लिए। साथ ही साथ इस ईयर में अगर बच्चा हो गया तो उससे क्या होता है, उस लड़की का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, उसका अपॉर्चुनिटीज़ जो आना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो ख़राब हो सकती हैं। इसलिए इस चीज़ पर थोड़ा सा आप इस पर अमल करना, और एडोलेसेंट एज में प्रेग्नेंट ना होना वो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। आई होप कि ये आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ये चैप्टर काफ़ी मेहनत से पढ़ाया गया है, एंड आई डू होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बात और, एडम्स एप्पल, एडोलेसेंस, यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, जितना भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे चीज़ों के बारे में 2-2 लाइन आप कॉपी में लिखो और उसका फ़ोटो खींच के कमेंट में डालो, फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कुछ भी पूछना हो बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।